वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्पेन सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 18 अगस्त और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज आप तक पहुंच सके। बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस के बारे में। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है? देखिए, इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने और लुइस हैमिल्टन 2019 के फॉर्मूला 1 चैंपियन है। देखिए, इसको मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। जो ग्रैंड प्रिक्स हैं इनका हर साल लगभग 20 से 21 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में। उनमें से जो भी रेसर सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीतता है उसको फॉर्मूला 1 चैंपियन ऑफ द ईयर का खिताब दे दिया जाता है। 2019 के फॉर्मूला 1 चैंपियन थे लुइस हैमिल्टन। अगर मैं इस वर्ष की बात करूँ तो इस वर्ष 5 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं उनको। अगर हम रिवाइज करें, सबसे पहला हुआ था ऑस्ट्रिया में, उसको जीता था बाल्टेरी बोटास ने। बाल्टेरी बोटास जो है ये फिनलैंड के हैं और ये चलाते हैं मर्सिडीज़ गाड़ी को। अगर हम बात देखिए, लुइस हैमिल्टन जो है ना, यह भी मर्सिडीज़ गाड़ी को चलाते हैं और ये ब्रिटेन के हैं, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रैंड प्रिक्स हुआ वह हुआ हंगरी में, उसको जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुआ स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स और स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स के बाद हुआ ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो इनको आपको याद रखना है। इनमें से जो 4 ग्रैंड प्रिक्स हैं वह किसने जीते हैं? वह लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। टोटल अभी तक 5 हो चुके हैं इस सीज़न में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ लुइस हैमिल्टन की, तो यह लुइस हैमिल्टन की कैरियर की 88th जीत है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे मैक्स वर्स्टैपन। देखिए, मैक्स वर्स्टैपन है, इनसे हाल ही में क्वेश्चन बना था जिसको हमने डिस्कस किया था। 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो यह जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। देखिए, जो मैक्स वर्स्टैपन है यहाँ कहाँ के हैं? यह है नीदरलैंड के और ये चलाते हैं रेड बुल कार को, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ था इसमें सेकंड प्लेस पर भी मैक्स वर्स्टैपन रहे, फर्स्ट प्लेस पर तो लुइस हैमिल्टन रहे और थर्ड पर रहे बाल्टेरी बोटास, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कोरोना कविता काल किताब लिखी है? देखिए, इस किताब को लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने और यह मिजोरम के राज्यपाल हैं। और इस किताब को लिखा तो इन्होंने है लेकिन इस किताब को लॉन्च किया है मिजोरम के CM जोरमथंगा ने। देखिए, जो PS श्रीधरन पिल्लई जी जो है ना, इन्होंने और भी की किताबें लिखी हैं। अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो उनके नाम है रिपब्लिक डे 2020 और द स्पीकर द गवर्नर नामक इन्होंने किताबें लिखी हैं। और इन किताबों को लॉन्च किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे S जयशंकर जी। ये हमारे विदेश मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे लिखे देखेंगे M वेंकैया नायडू जी, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने हाल ही में एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार जी के बारे में तो यह बिहार के CM हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको लॉन्च किया है नीतीश कुमार ने। तो उस किताब का नाम है सियासत में सदस्यता, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज का निर्माण करने जा रही है? तो यह राज्य है मणिपुर। देखिए, अगर मैं बात करूं पियर ब्रिज के बारे में तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक पियर ब्रिज है जो कि यहाँ पर पिलर्स लगे हुए हैं जिन पर इसका निर्माण हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं पियर ब्रिज, तो याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूँ इस ब्रिज के बारे में तो इसका निर्माण 2022 तक पूरा हो जाएगा। और यह जो ब्रिज है ना, यह ब्रिज मणिपुर रेलवे कनेक्टिविटी के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यह भारत के नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र जो है, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको काफ़ी आसान बनाएगा, जिससे वहाँ पर जो आना जाना है वह काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी हो जाता है और इसका निर्माण नौनी के पास इजाई नदी पर किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है इजाई नदी पर। और इस ब्रिज के सबसे ऊंचे पिलर की जो हाइट है वह है 141 मीटर, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यह जो ब्रिज है इसकी लंबाई होगी 703 मीटर, ठीक है। और ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा यह ब्रिज? तो उसके बारे में अगर बात करूं तो यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत यह ब्रिज आएगा, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, मणिपुर से एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि मणिपुर में जो कल ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इसका, देखिए हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वह नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में शीर्ष पर रही है। और यह जो यूनिवर्सिटी है इसकी जो चांसलर है वह है नज़मा हेपतुल्ला, और नज़मा हेपतुल्ला जो है वह मणिपुर की राज्यपाल हैं, तो आपको इस तरह से इसको कनेक्ट करके याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तो वह है N बीरेन सिंह, गवर्नर है नज़मा हेपतुल्ला। अगर मैं बात करूँ देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में भी जो भारतीय रेलवे है ना,
वह वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रही है। और वह किस नदी पे कर रही है? वह चिनाब नदी पे कर रही है, इसलिए उस ब्रिज का नाम भी है चिनाब रिवर ब्रिज। देखिए यह जो ब्रिज है ना, इसकी लंबाई जो होगी, मतलब इसकी जो ऊंचाई होगी वह होगी 359 मीटर, तो याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो रेलवे ब्रिज है, जो जम्मू कश्मीर का दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है, यह कटरा बनिहाल रेलवे लाइन पर इसका निर्माण हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूं गुजरात के बारे में, तो हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो गुजरात के अहमदाबाद में 2 ब्रिजों का नाम अरुण जेटली जी व सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए इनका नाम है हरभजन सिंह जी। देखिए अगर मैं बात करूं ई बाइक गो के बारे में, तो यह एक इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्टअप है जो कि पैसेंजर्स को रेंट पर बाइक प्रोवाइड करती है। देखिए अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में सोनू सूद जी ने एक ऐप लॉन्च किया था। अगर मैं उस ऐप के बारे में बात करूँ तो उसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। बात की जाए ब्रेटली की, तो इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्पोर्ट्स अड्डा का। अगर मैं बात करूँ सौरभ गांगुली जी के बारे में और सुनील छेत्री के बारे में, तो सौरभ गांगुली जी जो हैं वह हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और सुनील छेत्री जो हैं वह मेंस फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। तो इन दोनों को जीएसडब्ल्यू सीमेंट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। इसके अलावा जीएसडब्ल्यू स्टील जो है उसने ऋषभ पंत को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने F-16 जेट की खरीदी के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ समझौता किया है ताइवान ने। अगर मैं F-16 जेट के बारे में बात करूं तो इसको डेवलप कर रही है लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, याद रखिएगा। देखिए इसकी जो डिलीवरी है वह अमेरिका ताइवान को कर देगा 2026 तक। देखिए अगर मैं बात करूं ताइवान के बारे में, तो यहाँ पे इसकी स्थिति देख सकते हैं ताइवान की। तो यह एक साउथ चाइना सी में स्थित एक कंट्री है। इसकी जो करेंसी है वह है न्यू ताइवान डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं सुत्सेंग चांग, प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन, और यह लगातार दूसरी बार प्रेसिडेंट बनी है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, जो ताइवान है यह पहला एशियाई देश बन गया है जिसने होमोसेक्सुअल मैरिज को कानूनी दर्जा दिया हो, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे बांग्लादेश। देखिए भारत के गुजरात व महाराष्ट्र में जो चक्रवात आया था, उस चक्रवात का नाम किसने रखा था? उस चक्रवात का नाम रखा था बांग्लादेश ने, और उसका नाम था निसर्ग, याद रखिएगा। बात अगर हम करूं भारत के बारे में, तो 2022 का जो वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप है उसका आयोजन भारत में होगा। बात हम करें सिंगापुर के बारे में, तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में सिंगापुर से भारत में सबसे ज़्यादा FDI आया था, इसको आपको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने हाल ही में कौन सा डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है? इसका नाम है एक इंडिया टीम इंडिया। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो जो ओलंपिक गेम्स है ना उनमें भारत को पार्टिसिपेट करते हुए 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य पर अपनी अलग पहचान बनाने के रूप में एक इंडिया टीम इंडिया नामक डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई है। और यह जो अभियान है ना, यह ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक का जो सफर है उसकी एवं देश की विरासत, देश की विशिष्टता, खेल योग्यता की प्रशंसा करता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वह है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इसके सेक्रेटरी कौन है? तो वह है राजीव मेहता। देखिए एक बॉडी है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यह हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट कराती है। और सर्वप्रथम ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में। देखिए इनका आयोजन हुआ था ओलंपस पर्वत पे, इसलिए इनका नाम पड़ गया ओलंपिक गेम्स, आपको याद रखना है। ओलंपस पर्वत जो है वह ग्रीस में है। देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉजेन में। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, लॉजेन स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। देखिए 2016 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वह कहाँ हुए थे? वह हुए थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 2020 के जो समर ओलंपिक्स हैं उनको तो पोस्टपोन कर दिया गया है, अब 2021 में होंगे, टोक्यो में इनका आयोजन होना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2022 के विंटर ओलंपिक्स की, तो इनका आयोजन बीजिंग चाइना में होना है। 2024 के जो समर ओलंपिक्स हैं उनका आयोजन पेरिस फ्रांस में होना है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं, जैसे कि हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो ओलंपिक कमेटी की जो नई बिल्डिंग है ना, उसको यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं उनके लिए आइनॉक्स ग्रुप भारतीय टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर होगी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने डिजिटल अपना अभियान की शुरुआत की है? तो यह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हाल ही में
पीएनबी ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान की शुरुआत की है। और यह जो अभियान है यह पीएनबी के मैनेजिंग डायरेक्टर एसएस मल्लिकार्जुन राव ने 15 अगस्त को इसकी शुरुआत की और यह अभियान 31 मार्च 2021 तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत पीएनबी अपने ग्राहकों को रुपे डेबिट कार्ड चालू करने के लिए प्रेरित करेगी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वहां पर पहले लेन देन पर पीएनबी 5 रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा करेगी, दान करेगी। देखिए हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी व सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। किनको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है हरदयाल प्रसाद, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पीएनबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? यह है न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1894 को, लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो हाल ही में एसबीआई ने योनो कृषि पर किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन शुरू किया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे आरबीआई ने चेक्स की धोखाधड़ी से बचने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है आरबीआई ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके लिखो देखेंगे कर्नाटक बैंक। देखिए कर्नाटक बैंक जो है, कर्नाटक बैंक ने हाल ही में कोरोना इंश्योरेंस की शुरुआत की है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में येलो चेन सेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है नागालैंड में। नागालैंड सरकार ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में येलो चेन नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करेगा, ठीक है। साथ ही यह एंटरप्राइजेस प्रोग्राम को भी प्रमोट करेगा और इस पर कोई भी सेलर रजिस्टर हो सकता है और अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकता है ताकि वहां पर उसको खरीदार मिल सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नागालैंड के बारे में, देखिए हाल ही में नागालैंड ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है और जो असम राइफल्स हैं उन्होंने नागालैंड में अपना कंबाइंड वॉर मेमोरियल बनाया है, ये आपको याद रखना है। नागालैंड की जो कैपिटल है वह है कोहिमा, सीएम है नेफ्यूरियो, गवर्नर जो है वह है आरएन रवि। देखिए अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए जो मेघालय है, मेघालय में 39th नेशनल गेम्स का आयोजन होना है 2022 में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मिजोरम की, तो मिजोरम ने स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में फर्स्ट एक फेस्टिवल मनाया है। अगर मैं उसके बारे में बात करूं, उस फेस्टिवल का नाम है फगली, याद रखिएगा फगली। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस कंपनी ने रिहंड पावर स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है? यह कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिहंड पावर प्रोजेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र नदी पर है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। ताकि इससे होगा क्या? देखिए जो आसपास के जो सीमेंट प्लांट्स है ना, वहाँ से फ्लाई जो ऐश जो होती है, जो पॉल्यूशन फैलाती है, इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सके। देखिए एनटीपीसी का एक कमिटमेंट है जिसमें वह 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई एश फ्रॉम पावर प्लांट करना चाहती है, तो इसके तहत ही उसने इसका निर्माण किया इस इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए अगर मैं बात करूं एनटीपीसी की, तो स्थापना हुई थी 1975 को, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है? तो वह है गुरदीप सिंह। देखिए बात अगर मैं करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा सेल। देखिए सेल से आपको याद आना चाहिए हाल ही में शोभा मंडल जो है वह सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेल मतलब कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए अब मैं बात करूं पीएफसी के बारे में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, हाल ही में इसके भी चेयरपर्सन बने हैं जिनका नाम है रविंद्र सिंह ढिल्लोन। बात की जाए आईओसी के बारे में, देखिए आईओसी के जो श्रीकांत माधव वैद्य हैं, इनको नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में अमृत स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? देखिए यह राज्य है उड़ीसा। देखिए अगर मैं बात करूं अमृत जो है इसके फुल फॉर्म के बारे में, तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। यह जो योजना है इसके इम्प्लीमेंटेशन में उड़ीसा जो है वह रहा पहले स्थान पर, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस रिपोर्ट को जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें उड़ीसा को 5.67% अंक हासिल किए हैं उड़ीसा ने। और जो अमृत योजना है ना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि हर घर में बुनियादी सेवाएं पहुंचाई जा सकें, शहरों में सभी सुख साधनों का निर्माण किया जा सके, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए उड़ीसा की अगर बात हो रही है तो क्यों ना इससे जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, तो भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने बलराम योजना की शुरुआत की है। ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए इन्होंने एक अभियान की शुरुआत की है, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है साबुजा उड़ीसा। यह एक इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत की है ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए।
ताकि पेड़ पौधे जो है प्लांटेशन बढ़ सके। देखिए उड़ीसा ने मधुबाबू पेंशन योजना की शुरुआत भी की है, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर्स है ना उनके लिए इसकी शुरुआत की गई और इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। उड़ीसा के जो बालासोर है वहाँ पर हाल ही में एक दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया था। ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। और उड़ीसा की जो अर्चना सोरेंग है इनको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजर ग्रुप में शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा उड़ीसा की जो कैपिटल है वह है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। देखिए यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे ये उड़ीसा की स्थिति, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 21 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। यहाँ पर कौन सी झील है, यहाँ पर चिल्का झील है, आपको याद रखना है। देखिए नेशनल पार्क के बारे में अगर मैं बात करूँ तो भीतरकनिका, नंदकानन, सिमलीपाल, सतकोसिया, यह यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं। अगर डैम की बात करूँ तो वह है हीराकुंड डैम। यह भारत का सबसे बड़ा डैम है जो कहाँ पर है, जो है महानदी पर, याद रखिएगा। यहाँ की नदियों, जहाँ पे जो मंदिरों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वह है लिंगराजन मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा में ही है। यहाँ पे ट्राइब्स की बात करूँ तो वह है कोंड, सौरस, बोंडा। इसके अलावा जो यहाँ का स्टेट्स होंगे वह है बंदे, उत्कल, जननी, याद रखिएगा। देखिए अब अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए ये जो योजना है अमृत स्कीम, इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो चंडीगढ़ है वह कहाँ पर रहा, वह रहा दूसरे स्थान पर, याद रखिएगा। और चंडीगढ़ को 75.08% अंक हासिल हुए थे। उसके बाद तीसरे स्थान पर रहा तेलंगाना और चौथे स्थान पर रहा गुजरात, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4th मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की रसिया ने। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यह जो बैठक है इसका आयोजन वर्चुअली किया गया, क्योंकि वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है तो सारी बैठकों का आयोजन वर्चुअली ही किया जा रहा है, जिसे ब्रिक्स के सभी देशों के प्रतिनिधियों ने अटेंड किया। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक जो है उनका नाम है राकेश अस्थाना। इन्होंने भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है, ये आपको याद रखना है। इस बैठक में कई मुद्दों पर बात की जाएगी, जैसे कि जो नशीले पदार्थ हैं उनकी अवैध तस्करी पर रोक लगाई जाए। ब्रिक्स देशों के बीच में रियल टाइम डाटा शेयरिंग पे भी बात की गई है, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए जो ब्रिक्स देश है इनके बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं। बी से ब्राजील है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका। स्थापना कब हुई थी, तो वह हुई थी 2009 में। ब्रिक्स देशों की एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है वह कौन है, वह है मार्कोस ट्रायोस। स्थापना हुई थी 2014 में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो गया, अगर उनके बारे में बात करूं तो इनका नाम है पंडित जसराज। देखिए यह एक महान गायक व तबला वादक थे और इनका निधन अमेरिका में हुआ है। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो पहले जसराज जी एक तबला वादक थे, लेकिन उसके बाद कुमार गंधर्व की डांट के कारण इन्होंने गायन भी शुरू कर दिया और यह काफ़ी महान गायक बने। देखिए 2012 में इन्होंने अंटार्कटिका में प्रस्तुति दी थी। उसके बाद यह दुनिया के 7 महाद्वीपों पर कार्यक्रम करने वाले एकमात्र पहले भारतीय व्यक्ति बन गए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पंडित जसराजन जी जो हैं इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो जैसे कि श्री पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए अब मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे CS शेषाद्री जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये फेमस मैथमेटिशियन है। अगर मैं बात करूं राम प्रधान के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल जी जो थे इनका नाम है राम प्रधान, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, या फर्स्ट ऑप्शन जो लिखे हुए हैं मौनी तोम्बी सिंह, यह पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। देखिए जो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे उसके बारे में बात की जाए, देखिए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, इसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, तो ये आपको बताना है। आपको सिर्फ भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी के बारे में नहीं बताना, ये जो अन्य ऑप्शंस है ना, इन नदियों की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, वह आपको बताने हैं। मतलब इनको क्यों याद रखा जाना चाहिए, इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको बताना है। देखिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसकी ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।